हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिव शंकर आप सभी को शंकर एकेडमिक चैनल पे स्वागत करता हूँ। अभी तक मैंने 2 लेक्चर यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए अपलोड किया है। ये दोनों लेक्चर जो है मेरा इंडियन पॉलिटी के ऊपर है। पहले लेक्चर में मैंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर चार्टर्ड एक्ट 1853 तक अपलोड किया है। उसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा, और कहीं भी अगर डाउट हो तो गिवन सीएन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी समझना हो तो। और दूसरे लेक्चर में मैंने आफ्टर 1857 रिवोल्यूशन के बाद 1858 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट स्टार्ट हुआ, उस वहाँ से लेकर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया है। तो ये सेकंड लेक्चर थोड़ा लंबा था, उसको आप लोग देखिएगा और 2-3 बार आप सुनिएगा तो ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएगी। और उसमें मैं बुलेट पॉइंट करके बताया हूँ ताकि आप लोग उसको अच्छे से राइटिंग भी कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट बनाकर उसको। और डिटेल में आपको पढ़ने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा लक्ष्मीकांत बुक, जिसमें काफ़ी डिटेल में अच्छे से दिया हुआ है, उसको आप फॉलो कीजिए। तो आज मैं थोड़ा सब्जेक्ट से हटकर थोड़ा स्टार्टिंग में बात करूँगा। और मैं सेकंड चैप्टर लक्ष्मीकांत का सेकंड चैप्टर में कवर करूँगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के पहले थोड़ा क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन कैसे प्रक्रिया चालू हुई। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा संविधान बनाने के लिए क्या क्या लोगों ने कौन सा कमेटी बनाया, उसके बाद रिगार्डिंग भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आज बात करेंगे आईएएस एग्ज़ाम के लेकर। क्योंकि आईएएस यूपीएससी एग्ज़ाम इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। जो बाकी एग्ज़ाम इसके नीचे ही कंसीडर किया जाता है। तो हम ये सबसे पहले आज से बताना चाहेंगे कि आखिर आप किस क्लास से यूपीएससी का तैयारी चालू कर दीजिए ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लें। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, तो लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने तैयारी किस क्लास से चालू कर दी थी। उनका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि उनके फैमिली में कोई ना कोई ऐसे कैंडिडेट रहे हों जो उनको पीछे से मतलब बैक सपोर्ट दिए हों, या गाइडेंस प्रॉपर गाइडेंस मिला हो बचपन से, तब जाकर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करते हैं या फिर स्टेट पीएससी भी क्लियर करते हैं। तो मैं ये वीडियो के स्टार्ट में मैं बताने वाला हूँ कि मैं कुछ दिनों के बाद स्टूडेंट कैरियर मेंटरशिप प्रोग्राम चालू करने वाला हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों के कैरियर को लेकर। क्योंकि इंडिया में पेरेंट्स का काम सिर्फ है स्कूल और कोचिंग प्रोवाइड करना, बट दे आर नॉट एबल टू गाइड देयर चिल्ड्रंस ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। बिकॉज द चूँकि आज के समय में सारे जितने भी पेरेंट्स हैं वो जॉब ओरिएंटेड हैं, किन्हीं के पास समय नहीं है अपने बच्चों के लिए, ना ही फैमिली के लिए। बस वो पैसा अपना लगा सकते हैं उनके करियर बनाने के लिए। तो मैं उसी के लेकर मैं सोचा हूँ कि बच्चों को आखिर किस क्लास से गाइड किया जाए ताकि जो बच्चे यूपीएससी क्रैक करने का प्लानिंग जो आफ्टर ग्रेजुएशन स्टार्ट करते हैं और उनको क्रैक करते करते 3 साल 4 साल और एक्स्ट्रा लग जाता है, हो सके जो बच्चे मीन्स अगर देखा जाए तो 100 बच्चे अगर तैयारी करने जा रहे हैं तो उसमें से 15% ही रिजल्ट आते हैं। उसके पीछे कारण है कि आप काफ़ी देर से अपना तैयारी स्टार्ट किए हैं। अबाउट 70-60% जो रिजल्ट है, खास करके अभी के टाइम में इंजीनियर्स बीटेक जो किए हुए लड़के वो यूपीएससी का रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन उनका भी एज बहुत ज़्यादा हो जाता है जब तक वो क्रैक करते हैं, क्योंकि उनका प्लानिंग काफ़ी देर से होता है। पहले वो साइंस बैकग्राउंड से इंजीनियरिंग जेई वगैरह का एग्ज़ाम निकालते हैं, उसके बाद फिर वो प्लान करते हैं ड्यूरिंग बीटेक कि अब मुझे यूपीएससी निकालना है, तो वहाँ से वो पढ़ना चालू करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे, जैसे कुछ एग्जांपल आपके सामने है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जस्ट ड्यूरिंग द जस्ट पासिंग द ग्रेजुएशन दे क्रैक्ड यूपीएससी। तो उसके पीछे बहुत बैकग्राउंड से उनका प्लान रहा है, उनके पेरेंट्स का प्लान रहा है, तब जाकर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर पाए हैं। और गुड एग्जांपल टीना ढाबी का आप रिजल्ट सुने होंगे, टॉप पर रही थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप भी कर गई थी। तो इसके लिए आपको पेरेंट्स को चाहिए कि उन बच्चों को ध्यान दें, और आप फोर्सफुली नहीं आप बोल सकते हैं कि मेरे बच्चे इसी चीज़ का तैयारी करें। आपको पहले जज करना है
कि बच्चा किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल है। अगर तो मेन चीज़ है कि आज के समय में पेरेंट्स के पास समय ही नहीं है कि बच्चों को जज करे। बस अपना उनको ड्यूटी से टाइम ही नहीं है कि वो अपना बच्चों पे भी समय दें कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, कितना नॉलेज गेन कर रहे हैं। बस ये स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, नॉलेज भी कुछ गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी के समय में मेंटरशिप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है बच्चों के कैरियर से लेकर। तो मैं बहुत जल्द स्टूडेंट कैरियर मेंटरशिप प्रोग्राम चालू करने वाला हूँ। वो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक पहला जो बैच रहेगा, मीन्स प्राइमरी बैच इसको बोला जाएगा, क्योंकि ये प्राइमरी स्टेज होता है कैरियर सिलेक्शन का। इसी 6 क्लास 6 से 10 तक आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि हमको किस फील्ड में जाना है। क्योंकि क्लास 11 12 से आप एक स्पेसिफिक एरिया में चले जाते हैं। कुछ स्टूडेंट साइंस लेते हैं, कुछ स्टूडेंट कॉमर्स लेते हैं, कुछ स्टूडेंट हिस्ट्री लेते हैं। मीन्स यहीं से आपका कैरियर डिवीज़न हो गया कि आप अगर इन साइंस लिए उसमें भी बायोलॉजी या मैथ्स ले रहे हैं तो वहाँ से आप इंजीनियर या डॉक्टर बनेंगे, डिसाइड हो गया। अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो वहाँ से आपको अकाउंटेंट या फिर सीए की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल आर्ट्स ले रहे हैं तो आप यूपीएससी का तैयारी डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं उनको लोग डल समझ लेता है कि नहीं ये तो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्लानिंग वे में अगर चल लेंगे, क्योंकि नॉर्मल ग्रेजुएशन आर्ट्स वाले जो भी बच्चे हैं सिविल सर्विस से मोस्ट ऑफ द सिलेबस उनका मिलता है, लेकिन वो प्लान्ड वे में कुछ भी नहीं करते हैं। बस एडमिशन लेकर ग्रेजुएट होना है, उसके बाद वो एसएससी दरोगा का तैयारी में लग जाते हैं। तो मैं यही चीज़ काफ़ी इजी करने वाला हूँ कि अगर बच्चे को होम ट्यूशन के साथ साथ मेंटरशिप भी दिया जाए कि बच्चे फ्रॉम क्लास 6 ये मीन्स उनका जो होम ट्यूटर हो वो डिसाइड कर लेगा कि ये बच्चा किस फील्ड में जाने लायक है। क्योंकि बच्चों को पता नहीं है कि हमको किस फील्ड में जाना है। क्लास 10 12 तक उनको मालूम ही नहीं रहता है कि किधर जाना है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को जज करने का काम अगर ट्यूटर पे छोड़ दिया जाए और वो ट्यूटर डिसाइड करेगा और पेरेंट्स को रिपोर्ट देगा कि सर आपका बच्चा इस फील्ड में अच्छा करेगा। क्योंकि अगर उनका माइंड को देखा जाए तो आपको जज करने का टाइम नहीं है पेरेंट्स को। तो ये एक जो ट्यूटर रहेंगे पर्सनल, उनको ट्यूशन के साथ साथ अलग से मेंटरशिप क्लास भी चलेगी। उसमें वो बच्चों को गाइड भी करेंगे कि आप इस सब्जेक्ट में अच्छा करिएगा, क्योंकि आपका मार्क्स वगैरह अच्छे आ रहे हैं तो उसको उसी फील्ड में जाने दीजिए। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स अपना जो सपना वो पूरा नहीं कर पाए वो बच्चों से पूरा करने करवाएं ज़बरदस्ती। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे बच्चे काफ़ी आगे चलकर फंस जाते हैं सब्जेक्ट में और वो गलत कदम भी उठाते हैं ड्यूरिंग बीटेक और एमटेक। मैंने बहुत चीज़ देख रखा है कॉलेज में, क्योंकि मैं बीटेक और एमटेक और पीएचडी तीनों कर रखा हूँ। तो मैं बहुत सारी चीज़ों को फेस किया हूँ कॉलेजों में कि बच्चे जो सक्सेस नहीं कर पाते हैं फोर्सफुली, मान लिए कि इंजीनियरिंग में घुस गए, वहाँ पे वो सफ़र कर रहे हैं, बैकलॉग लग जा रहा है सब्जेक्ट में, उसके बाद वो एक्सट्रीम डिसीजन लेते हैं। मतलब बैकलॉग उनका क्लियर नहीं हो रहा है, उनका प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है उसके कारण। तो फाइनली वो कई बार सुसाइड का रास्ता अपना लेते हैं। तो इस तरह का कंडीशन ना आए बच्चों के जीवन में, उसके लिए ये प्रोग्राम चालू किया जा रहा है। तो ये पहला चीज़ कि आपको क्लास 6 से ही आपको डिसाइड कर लेना है कि बच्चा मेरा किधर जाएगा। ये आपका ट्यूटर डिसाइड करेगा, आपको डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समय उतना नहीं दे पाइएगा। फिर क्लास 10 तक उसका जो रिकॉर्ड रहा है उस हिसाब से 11 12 का भी सब्जेक्ट उसी हिसाब से सिलेक्ट किया जाए। फिर 11 12 के बाद जो बच्चे ग्रेजुएशन में चले गए या फिर जाने वाले, उनको इस प्रोग्राम के तहत किस कॉलेज में अच्छा ब्रांच मिलेगा। मीन्स ब्रांच भी डिसीजन बहुत बड़ा फैक्टर होता है करियर के लिए। मीन्स अगर बीटेक करने जा रहे हैं तो डिफरेंट ब्रांच में एडमिशन होता है। तो आपका बच्चा किस ब्रांच में कंफर्टेबल रहेगा ये भी हम लोग डिसाइड करके उनको बताएंगे। फिर ड्यूरिंग ग्रेजुएशन दे डिसाइडेड टू डू पोस्ट ग्रेजुएशन। मीन्स सम ऑफ द स्टूडेंट थिंक अबाउट द एमबीए, सम ऑफ देम थिंक अबाउट द एमटेक। सो ड्यूरिंग दैट टाइम दे आर कंफ्यूज्ड। तो वैसे बच्चे जो ग्रेजुएशन में कंफ्यूज हैं कि क्या करना है, बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी में लग जाते हैं लेकिन उनका क्लियर नहीं हो पाता है 2 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी। तो ये डिसीजन जो ग्रेजुएशन के टाइम बच्चे ले रहे हैं, अगर वो ड्यूरिंग क्लास 6 to 10 या फिर प्राइमरी क्लासेस में अगर डिसीजन ले लिया जाए तो वो काफ़ी सही टाइम पे अपना लाइफ को सेट कर सकते हैं।
फिर ड्यूरिंग पीएचडी भी बहुत सारे बच्चे को मैं अपने काल में देखा हूँ कि मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं ड्यू टू रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ दियर रिसर्च टॉपिक। फिर बहुत सारे उनका जो सुपरवाइज़र है वो भी उनका मतलब मेंटली प्रेशर बनाते हैं। फिर पीएचडी में एक और बड़ा फैक्टर है कॉलेज डिसीजन। मतलब आप अच्छे कॉलेज से पीएचडी करिए तो आपको जल्दी मतलब प्रायोरिटी मिलेगा जॉब में, खास करके प्रोफेसर और साइंटिस्ट के क्षेत्र में। फिर बहुत सारे बच्चे जो प्री प्लान्ड हैं कि हमको प्रोफेसर या साइंटिस्ट बनना है, तो उनको पीएचडी बहुत अच्छा ऑप्शन है। उनको आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट दे कैन अप्लाई इन द फॉरेन डायरेक्टली है। तो उसमें भी मैं हेल्प करूँगा या और मेरी टीम जो है वो हेल्प करेगी कैसे पीएचडी कहाँ से करनी है, किस टॉपिक पे करनी है। तो इन सारी बातों को मैं इस स्टूडेंट कैरियर मेंटरशिप प्रोग्राम में बताऊँगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है करियर से लेकर। तो अब मैं आता हूँ चैप्टर 2 पे, इंडियन पॉलिटी के। तो फर्स्ट चैप्टर मैंने क्लियर कर दिया, वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए हुए जितने भी रूल रेगुलेशन थे उसको मैंने पढ़ लिया, उसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा। ये जो सेकंड चैप्टर है ये मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। मीन्स हमारा जब हमारा जो रिवोल्यूशन है अब आज़ादी की ओर बढ़ चुका था, तो हमारे जो नेता थे कांग्रेस के और अलग अलग नेता अपना अपना प्रस्ताव देने लगे अंग्रेज़ों को कि अब हमें अपना सारा नियम कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाए। तो द आइडिया, पहले सबसे पहले आइडिया किसने दिया संविधान के लेकर, तो एम एन राय एक व्यक्ति थे, काफ़ी अच्छा उनको जानकारी था। एम एन राय उन 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिमांड किए थे। उन्होंने प्रपोज किया कि हम इंडियंस का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया में होनी चाहिए, न कि ब्रिटेन में। फिर ऑफिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको 1935 में इस प्रपोजल को रखा। फिर 1938 में नेहरू डिक्लेयर्ड दैट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी फ्रेम्ड बाय फ्रीली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। नेहरू ने इस प्रस्ताव को रखा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा वो फ्रीली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रहेगा। मीन्स ये इलेक्ट इंडिया के लोगों के द्वारा रहेगा, न कि बाहरी लोगों के द्वारा रहेगा। फिर ब्रिटिश ब्रिटिश ने अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और एक अगस्त ऑफर लेकर आया। अगस्त ऑफर 1940 में आया था। इसमें कहा गया था कि अगर आप हमें सेकेंड वर्ल्ड वार में हेल्प कीजिएगा तो हम आपको एक डोमिनियन का दर्जा दे देंगे। मीन्स कंप्लीट सॉवरेनिटी नहीं, डोमिनियन का दर्जा। तो ये नया प्लान लेकर आ गया था अगस्त ऑफर। फिर क्रिप्स मिशन प्लान आया 1942 में, जिसको मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। वो एक्चुअली दो असेंबली का बात कर रहे थे कि मुस्लिम का अलग असेंबली बनाया जाए और ये हिंदूज और अदर जितने भी रिलीजन थे उनका अलग रहेगा, मुस्लिम मतलब अलग कर दिया जाए 1942 क्रिप्स प्लान में ही। तो फाइनली क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन रिकमेंड किया सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 में ये। बट इसको मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट नहीं किया। लास्ट में हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में, तो मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके कारण फिर इंडिया का पार्टीशन हुआ दो भागों में। तो जब 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत असेंबली बनी थी उसका एक रूप देख लेते हैं क्या क्या उसमें था शामिल। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो था उसमें 389 मेंबर्स थे, जिसमें 296 मेंबर जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के थे। ब्रिटिश इंडिया में 292 जो थे 11 गवर्नर प्रोविंसेस से थे, और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थे, और 93 फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट। ये मतलब ये कंपोजिशन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। फिर देखते हैं सीट का। सीट्स वेर अलॉटेड टू प्रोविंसेस एंड स्टेट इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। मीन्स सीट जो अलॉट किया गया था राज्यों को, वो पॉपुलेशन के हिसाब से था। इन ईच प्रोविंसेस सीट्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल कम्युनिटीज। मीन्स सीट्स को एज पर रिलीजियस पॉपुलेशन वो डिवाइड किया हुआ था। मीन्स एक ही, चूँकि यहाँ पे एक ही कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली बना था, उसमें ये मुस्लिम लीग के बात को दबा दिया गया था, लेकिन वो माने नहीं, बाद में उसको अलग ही करना पड़ा। प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव वेयर बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट होते थे रिस्पेक्टिव कम्युनिटी के द्वारा।
प्रोविंसेस लेक्चर में। फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय सिंगल ट्रांसफर मीन्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता था अलग अलग कम्युनिटी का सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। प्रिंसली स्टेट रिप्रेजेंटेटिव वेयर बी नॉमिनेटेड बाय दियर रूलर्स। प्रिंसली स्टेट जितने भी थे वो रूलर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। फिर इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इलेक्शन फॉर 296 फ्रॉम फ्रॉम ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वेर हेल्ड। मीन्स जो इलेक्शन हुआ कब हुआ, जुलाई अगस्त 1946 में हुआ, 296 सीट्स पे। उसमें क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कांग्रेस 208 सीटों पे जीत दर्ज की। मुस्लिम लीग ने 73 सीटों पे जीत दर्ज की और बाकी 15 जो थे इंडिपेंडेंट थे। तो उसमें से 93 प्रिंसली स्टेट जो थे वो शामिल नहीं हुए थे इस इलेक्शन में, वो बाहर थे, वो अपने आप को बोले थे कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। दो द वोटिंग वाज नॉट बेस्ड ऑन द एडल्ट, चूँकि ये जो वोटिंग होता था वो स्पेशल प्रिविलेज के हिसाब से रहता था। तो अगर आपके पास संपत्ति है या फिर आपके पास गुड एजुकेटेड पर्सन हो तब आपको वोटिंग राइट होती थी। तो ये जो था एडल्ट फ्रेंचाइजी पे वोटिंग नहीं हुई थी। ये क्या अलग अलग सोसाइटी के लोग हिंदू मुस्लिम के हिसाब से होती थी। तो ये एक्चुअली में एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था, तो इसको बाद में क्रिटिसिज्म भी हुआ था। इट इंक्लूडेड ऑलमोस्ट ऑल मेजर नेशनल लीडर्स। इसमें मोस्ट ऑफ द नेशनल लीडर शामिल थे महात्मा गांधी को छोड़कर। वर्किंग ऑफ द नेशनल असेंबली, इनका काम क्या था, नेशनल असेंबली गठित तो हो गया, उसके बाद इनका काम क्या था। फर्स्ट मीटिंग एक्चुअली में क्या हुआ कि फर्स्ट मीटिंग जो नेशनल असेंबली गठित हुआ वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। मुस्लिम लीग ने इसका बॉयकॉट किया और डिमांड किया पाकिस्तान का। तो उन 211 मेंबर्स जो थे वही सिर्फ अटेंड किए इस असेंबली को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो ओल्डेस्ट मेंबर थे, उनको टेम्पोररी प्रेसिडेंट घोषित किया गया अकॉर्डिंग टू फ्रेंच प्रैक्टिस। फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली चूज किया गया। एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णमाचारी जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट किए गए। तो ये थोड़ा जो पॉइंट्स है इसको याद करना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा यूपीएससी के एग्ज़ाम में कि ये दोनों पॉइंट आप एक्चुअली नहीं ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, या स्टेट पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। बट अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों भी आपको याद रखना पड़ेगा। चेंजेस बाय इंडिपेंडेंट एक्ट्स मीन्स जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना और बाद में फिर इंडिपेंडेंस एक्ट आया, क्योंकि ब्रिटिश ये मुगल ये मुस्लिम लीडर्स जो थे वो पार्टीशन का डिमांड किया और अंग्रेज़ों ने फिर उनको कैबिनेट मिशन प्लान के तहत अलग पार्टीशन करके दे दिया। तो क्या हुआ कि सीट का बंटवारा, तो जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे वो जब हट गए तो 296 से 229 हो गया प्रोविंसेस का, और स्टेट का 93 से 70 हो गया। ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो असेंबली था वो दो पार्ट में काम कर रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जिसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरा लॉ मेकिंग वो उसके थे जीवी मावलंकर। फिर की फैक्टर देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था उस मतलब जब अंग्रेज चले गए तो वो जाते जाते बोले कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्थापना हुई है उस वो आपके देश के लिए संविधान बनाने का काम करेगी। तो कुछ कुछ कमेटी का गठन किया गया, उसमें सारे कमेटी को का वर्क दिया गया कि आप ये काम को कीजिए, ये काम को कीजिए। तो इसमें देखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में करीब 2 साल 11 महीना मीन्स अराउंड 3 इयर्स लग गए, और इसके दरमियान में 11 बार मीटिंग की गई। इसको बनाने के लिए करीब 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया। फिर ड्राफ्ट कंसिडरेशन में आते हैं, एक करीब इसको 114 दिन लगे ड्राफ्ट बनाने में। टोटल कॉस्ट अगर देखा जाए तो 64 लाख लग गया। फाइनल सेशन कब हुआ? फाइनल सेशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का 24 जनवरी 1950 को हुआ, इसके जस्ट बाद फिर 26 जनवरी को घोषित किया गया गणतंत्र दिवस। आफ्टर एडॉप्शन कंटिन्यूड एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले से पार्लियामेंट सिस्टम इंडिया में था और बाद में भी पार्लियामेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, क्योंकि वो सारे नेता उससे वाकिफ थे।
तो 26 जनवरी 1950 से ये आपका लागू हो गया हमारा संविधान। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कुछ कुछ ये इलेक्शन जो हुआ वो कब हुआ, तो ये 1951 से 1952 तक जनरल इलेक्शन का डेट रखा गया। और भी कुछ अलग काम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का था, वो देख लेते हैं। नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया, वो 24 जनवरी 1950 को। फिर आपका कॉमनवेल्थ से जो टाई अप था वो रेक्टिफाई किया गया। फिर आप देखते हैं नेशनल फ्लैग सिलेक्ट किया गया आपको 22 जुलाई 1947 को। फिर नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को सिलेक्ट किया गया। फिर इलेक्ट किया गया फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 24 जनवरी 1950 को। फिर आते हैं कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कौन कौन मेजर कमिटी के बारे में देखते हैं। ऐसे तो काफ़ी बहुत सारे कमिटी का गठन किया गया था, लेकिन मेजर कमिटी आपको याद रखना है। मेजर कमेटी के चेयरमैन कौन कौन थे वो देख लेते हैं। यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर थे सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया सरदार पटेल इसके चेयरमैन थे। रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कुछ कुछ कॉमन नेम है, वो वैसे भी याद रख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू किन किन कमेटी के मेंबर थे। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि 3 का तो जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार पटेल भी 2 का दिख जाएगा, तो ऐसे करके याद रखना है। राजेंद्र प्रसाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा 2 के हैं। तो ऐसे 8 में आपको आसान रहेगा याद करना। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी इम्पोर्टेंट इसलिए था कि इसको भार दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी गठन होगा, और उसके बाद उसको ड्यूटी दिया गया कि आप न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना कर दीजिए। तो इसके चेयरमैन थे आपको भीमराव अंबेडकर। बाकी और भी जो मेंबर्स थे उनका नाम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपको यूपीएससी और स्टेट पीएससी में पूछा जाएगा। तो ड्राफ्टर कमेटी टुक लेस देन 6 मंथ टू प्रिपेयर, मीन्स 6 मंथ से कम ही टाइम लिया ड्राफ्ट रेडी करने में। लेकिन उसको मीटिंग वगैरह करते करते करीब 3 साल हो गया फाइनलाइज करने में। इसी ड्राफ्टिंग कमेटी में ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट रेडी किए बी आर अम्बेडकर ने, उसी कारण से उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, और या फिर मॉडर्न मनु भी बोला जाता है। अब आते हैं इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मीन्स ड्राफ्ट तो तैयार हो गया, फाइनलाइज भी सारी चीज़ हो गए। उसके बाद इसमें मीटिंग होती है। तो सबसे पहले फाइनल ड्राफ्ट को अम्बेडकर फर्स्ट रीडिंग के लिए 4 नवंबर 1948 को रखें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। जनरल डिस्कशन हुआ 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक 1948। फिर सेकेंड रीडिंग के लिए रखा गया, क्लाउज बाय क्लाउज उसका स्टडी किया गया। तो उसमें आपको सेकंड जो रीडिंग स्टार्ट हुआ 15 नवंबर से चालू हुआ, और 15 नवंबर 1948 से चालू होकर 17 अक्टूबर 19 मीन्स ये काफ़ी लंबा चला। और विथ 7,653 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए। मीन्स इतना अमेंडमेंट करने के लिए बात कही गई जिसमें इतना भी डिस्कस किया गया। मीन्स 2473 डिस्कस किया गया। फिर थर्ड रीडिंग के लिए आपको रखा गया 14 नवंबर 1949 को। इसके बाद ये फाइनलाइज करके पास कर दिया गया 26 नवंबर। ये इम्पोर्टेंट डेट है कि हमारा संविधान कब पास कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से, तो 26 नवंबर 1948। और 284 मेंबर्स जो थे उस कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किए थे, 284 मेंबर्स आउट ऑफ 299 मेंबर्स। फिर दिस डेट इज मेंशन इन द प्रीमेबल। प्रीमेबल में ये डेट मेंशन किया है एज एडॉप्शन डेट। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड ए प्रीमेबल 395 मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ उसमें एक प्रीमेबल होगा। 395 आर्टिकल थे। अभी 400 क्रॉस कर गया आर्टिकल की संख्या। 8 का शेड्यूल था। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ढांचा था तैयार होकर और पास होने के बाद। अब कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार हो गया तो इसको इन्फोर्स भी करना चाहिए था।
तो कुछ जो लॉ था वो तुरंत आफ्टर द पासिंग द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वो तुरंत लागू किया गया ऑन 26 नवंबर 1949 को 9 को ही लागू कर दिया गया, जैसे कि सिटीजनशिप एक्ट, फिर आपको इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, ट्रांजिशनल एग्रीमेंट्स, इन चीज़ों को तुरंत लागू किया गया, क्योंकि ये देश हित के लिए ज़रूरी था। फिर बाकी जो बाकी जो आर्टिकल बच गया वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया पूरे देश में। उसी दिन को रिपब्लिक डे कहा जाता है। और 26 जनवरी को क्यों चूज किया गया, इसके पीछे भी हिस्ट्री है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। एक तो पहले का प्लानिंग था कि 26 जनवरी को ही इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, लेकिन चूँकि हम लोग ये अंग्रेज़ों ने हमें जल्दी अपना हैंड ओवर कर दिया राजपाट, इसलिए हम लोगों ने फिर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे एज ए मेमोरेबल डे इसको कंसिडर किए। फिर कुछ लॉ जो पहले से चला आ रहा था उसको हटाया गया, इंडिपेंडेंस से पहले जितने भी लॉ थे उनको रिपील कर दिया गया। कुछ एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 मीन्स ये जो था, ये पावर था, कोई भी कोर्ट में अपील के लिए पहले लंदन सुप्रीम कोर्ट में जानता था, तो यहाँ पे एस्टेब्लिश के फेडरल कोर्ट की स्थापना का व्यवस्था किया गया इसी एक्ट के तहत। फिर क्रिटिसिज्म भी हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो था वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया गया था एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू, मीन्स उसमें जो मेंबर इलेक्ट होकर गए थे वो या तो स्पेशल कैटेगरी वाले थे, मीन्स राजा के द्वारा, प्रिंसली स्टेट के राजा के द्वारा नॉमिनेटेड थे, या फिर काउंसिल के द्वारा नॉमिनेटेड थे, प्रोविंशियल काउंसिल के द्वारा नॉमिनेटेड थे, मीन्स एडल्ट फ्रेंचाइजी बेसिस पे वो इलेक्शन नहीं हुआ था। फिर आप देखिएगा अबाउट सोवेनिटी ऑफ असेंबली अगर देखा जाए तो ये जो भी असेंबली बना था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट प्लान के तहत बना था, सोवर्जिनिटी नहीं थी असेंबली का। तो ये ब्रिटिश का ही बनाया हुआ एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था। फिर टाइम कंज्यूमिंग अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, जबकि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है कि 4 मंथ में बनकर तैयार हो गया था, ये नजरुद्दीन अहमद के द्वारा। फिर कांग्रेस डोमिनेंट बोला जाता है कि ये जो भी इसके मेंबर थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही मेंबर थे। इसको अस्टिन ने कहा था वो ए वन पार्टी बॉडी इन वन पार्टी कंट्री, मीन्स एक पार्टी, पूरे कंट्री में एक ही पार्टी है और वही यहाँ पे आपको सरकार बना रही है। और एक लास्ट पॉइंट ये भी है कि इसमें जितने भी मोस्ट ऑफ द जो पर्सन थे वो या तो लायर थे या फिर पॉलिटिशियन थे, मीन्स आम लोग बहुत कम थे इस असेंबली में। तो ये सारे क्रिटिसिज्म भी आपको लिखने को आ सकता है मेंस एग्ज़ाम में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी को। आने वाले वीडियो में आगे इससे हम थर्ड चैप्टर में चलेंगे और देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें लाई गए और हमारे देश में संविधान को लागू करने के बाद कैसे इसको चलाया गया। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।